my dear students. Welcome to the Deo Right Way Education. Today we will start our chapter of biology from class 11th. आज 11th क्लास का सिलेबस हम शुरू करने जा रहे हैं. तो 11th क्लास के अंदर हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है दैट इज लिविंग वर्ल्ड, द लिविंग वर्ल्ड चैप्टर फर्स्ट. क्या जानेंगे हम इस चैप्टर में? सबसे पहले बेसिकली हम जानेंगे अबाउट द डिफरेंसेस बिटवीन द लिविंग एंड द नॉन लिविंग, और उसके बाद फिर हम जानेंगे अबाउट द टेक्सोनोमिक कैटेगरीज, अबाउट द डिफरेंशिएशन ऑफ द डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल्स. तो सबसे पहले जो हमें पढ़ना है दैट इज द बेसिक डिफरेंसेस बिटवीन द लिविंग एंड द नॉन लिविंग. कि आप किसी भी ऑर्गेनिज्म को क्यों लिविंग कह रहे हो, क्यों उसको आप नॉन लिविंग कह रहे हो. देखिए, आप अपने चारों तरफ देखते हो, आपको ढेर सारे ऑर्गेनिज्म जो है वो दिखाई देते हैं. अगर आप किसी भी पर्सन से पूछते हैं कि व्हाट इज अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो वो शायद आपको फटाक से आंसर दे सकता है कि जो ऑर्गेनिज्म इधर उधर घूम रहा है, जो ऑर्गेनिज्म बातें कर रहा है, जो ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस कर रहा है, वो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है. फिर उससे पूछा जाए कि भी नॉन लिविंग क्या है, वेरी सिंपली वो आंसर देगा कि जो ये सब काम नहीं कर पा रहा है दैट इज नॉन लिविंग. लेकिन क्या सिर्फ ये कहने से कि लिविंग ये कर सकता है, नॉन लिविंग ये कर सकता है, क्या हमारे डिफरेंसेस क्लियर हो जाते हैं? कुछ ऐसे भी पॉइंट आ जाते हैं जिनके ऊपर हम अटक भी जाते हैं कि भाई ये ऑर्गेनिज्म जो कि रिप्रोड्यूस करता है वो एक लिविंग है, जो रिप्रोड्यूस नहीं करता वो नॉन लिविंग है. लेकिन हमारे आसपास सोसाइटी में बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म भी ऐसे हैं which are not able to reproduce. तो क्या फिर वो लिविंग नहीं है? काफी कुछ ऐसे ही हैं. अगर हम ग्रोथ की बात करते हैं, ग्रोथ वाले फैक्टर पर भी हम अटक जाते हैं. हम कहते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो करते हैं, तो क्या नॉन लिविंग नहीं करते? वो भी करते हैं. तो फिर दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है? व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द टू? तो आइए जानते हैं बिल्कुल बेसिक से डीप तक द मेजर डिफरेंसेस बिटवीन द लिविंग एंड नॉन लिविंग. लेकिन उससे पहले हमें एक बात जाननी जरूरी है, और वो है लाइफ. क्या आप मुझे बता सकते हैं कि लाइफ क्या है? व्हाट इज लाइफ? क्या है लाइफ? अब आप यही सवाल किसी साधु महात्मा से पूछोगे तो पता नहीं आपको क्या क्या बातें बताई जाएंगी. हमारे शरीर में आत्मा है, हमें अच्छे कर्म करने चाहिए, यही जिंदगी है, एंड सो पता नहीं क्या क्या बातें आपको बताई जाएंगी. बट यू आर बायोलॉजी स्टूडेंट प्रिपेयरिंग फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम, तो आप यहाँ पर तो नहीं अटक सकते ना कि जिंदगी हमें भगवान ने दी है और हमें अच्छे कर्म करने चाहिए, कर्मों का फल मिलेगा, ये होगा वो होगा. हमें चाहिए एग्जैक्ट. देखिए, एग्जैक्ट यहाँ पर क्या है कि जो डेफिनेशन बायोलॉजी ने हमें दी है, आई एम टॉकिंग अबाउट दैट डेफिनेशन. बायोलॉजी ने हमें जो बताई है कि लाइफ क्या है. सोच के देखिए, क्या आप आंसर दे सकते हैं? व्हाट इज लाइफ? क्या आप बता सकते हैं कि लाइफ क्या है? देखिए, हमारी बॉडी क्या है. मुझे तो काफी हद तक यही लगता है कि जो हमारी बॉडी है ना दैट इज जस्ट लाइक अ मशीन. अब मैं ऐसा क्यों कह रही हूं? देखिए, मशीन कैसे बनाई जाती है? छोटे छोटे जो पुर्जे होते हैं, स्मॉल पार्ट्स मशीन के अंदर एडअप किए जाते हैं, और वो पार्ट मशीन के अंदर जब अच्छी तरीके से सेटअप हो जाते हैं तो वो मशीन वर्क करना शुरू कर देती है. लेकिन अगर बाय चांस मशीन का कोई जो पार्ट है वो काम करना छोड़ दे, वो अच्छे से काम नहीं कर पाए, तो क्या वो मशीन प्रॉपरली वर्क कर सकती है? नो. बिल्कुल सेम वे में हमारी जो बॉडी है वो भी छोटे छोटे पार्ट से मिलकर बनी है. अगर आपकी बॉडी का कोई एक भी पार्ट काम करना छोड़ दे तो क्या आपकी बॉडी जो है वो प्रॉपरली वर्क कर सकती है? अपनी बॉडी की ही आप बात करें, बेसिकली बात करते हैं, आपका माउथ काम करना छोड़ दे तो भी आपकी बॉडी प्रॉपर नहीं है. आपका स्टमक काम करना छोड़ दे, आपका ब्रेन काम करना छोड़ दे, अरे कोई भी बॉडी का एक पार्ट अगर काम करना छोड़ दे तो क्या आपकी बॉडी प्रॉपरली फंक्शन कर सकती है? नो, नेवर. तो बिल्कुल ऐसे ही जैसे एक मशीन छोटे छोटे पार्ट से मिलकर बनती है, और जब तक वो पार्ट्स परफेक्ट रहते हैं
तो वो मशीन काम करती है। बिल्कुल ऐसे ही हमारी जो बॉडी है वो भी छोटे छोटे पार्ट्स से मिलकर बनी है, और उन सब पार्ट्स का जो बेसिक कंपोनेंट है वो क्या है। आप हर एक क्लास के अंदर पढ़ते हुए आए हैं कि हमारी जो बॉडी है उसका जो बेसिक कंपोनेंट है, व्हाट इज दैट, व्हाट इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। क्या है बॉडी की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट? यू कैन गिव द आंसर, दैट इज सेल। तो फिर हमारी बॉडी फिर क्या है? आवर बॉडी दैट इज अ एग्रीगेशन ऑफ सेल्स। हमारी जो बॉडी है वो सेल्स का एग्रीगेशन है, यानी कि बहुत सारे जो सेल हैं वो वहां पर इकट्ठे हैं, एंड दोज सेल्स इन एग्रीगेशन form different structures, and those different structure perform different functions, and as a result of those functions we get nutrition, we grow, we reproduce, and we perform different activities that characterize us as a living organism. देखिए मैं आपको क्या समझाने की यहाँ पर कोशिश कर रही हूँ कि लाइफ सिंपली क्या है। लाइफ क्या है? एक सेल्स का एग्रीगेशन है, जहां पर जो सेल हैं वो इकट्ठे होते हैं, इकट्ठे होकर अलग अलग स्ट्रक्चर बनाते हैं, वो स्ट्रक्चर अलग अलग वर्क परफॉर्म करती है, और जब वो स्ट्रक्चर परफॉर्म करती है वर्क, तो उसी के रिजल्ट में हमें अपनी लाइफ प्रोसेसेस मिलती हैं, वो प्रोसेसेस जो कि हमारे जिंदा रहने के लिए जरूरी हैं। ठीक है, सो दिस इज बेसिकली लाइफ। सिंपली यू कैन से कि लाइफ is unique, it is complex organization of molecules and the cells, क्योंकि हमारे जो सेल्स हैं वो मोलिक्यूल से ही मिलकर बने हैं। तो यहाँ पर हमारे जो मोलिक्यूल्स हैं, सेल्स हैं, उन्हीं के एग्रीगेशन को हम क्या बोलते हैं? लाइफ बोलते हैं। ठीक है, सो दिस इज बेसिकली लाइफ। बीइंग अ बायोलॉजी स्टूडेंट आप कह सकते हो, कोई आपसे पूछे कि व्हाट इज लाइफ, देन यू कैन वेरी इजीली से कि लाइफ दैट इज फर्स्टली द एग्रीगेशन ऑफ मोलिक्यूल, एंड आफ्टर दैट इज द एग्रीगेशन ऑफ सेल। पहले कुछ मॉलिक्यूल आपस में मिलते हैं, वो मॉलिक्यूल मिलकर सेल बनाते हैं, फिर सेल आपस में मिलते हैं और एक बॉडी की स्ट्रक्चर बनाते हैं, और वही बॉडी की जो स्ट्रक्चर है वही एनर्जी लेती है, ग्रो करती है, रिप्रोड्यूस करती है, और जब तक उसके अंदर सब कुछ परफेक्टली चल रहा है तब तक उसके अंदर लाइफ है, और जब उसके अंदर परफेक्शन खत्म हो जाता है, यानी कि जब उसका कोई एक ऑर्गन प्रॉपरली काम करना छोड़ देता है, तो उसकी लाइफ वहीं पर खत्म हो जाती है। तो यहाँ पर हम बेसिकली बात कर रहे हैं इन बिटवीन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड द नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो हम यहाँ पर बात करेंगे अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। देखिए सिंपली बात ये कही जाती है कि भाई नॉन लिविंग क्या है? भाई जिनके अंदर वो प्रॉपर्टी नहीं है जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर है, तो उनको हम बोलते हैं नॉन लिविंग। ठीक है, हम कहते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स की अपनी एक पहचान होती है, अपनी एक इंडिविजुअलिटी होती है, रिप्रोड्यूस करते हैं, ग्रो करते हैं। तो जो कैरेक्टरिस्टिक लिविंग के अंदर पाए जाते हैं वो नॉन लिविंग के अंदर नहीं पाए जाते। अगर पाए जाएंगे तो वहां पर कुछ डिफरेंसेस जरूर रहेंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले बात करते हैं, सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट तो हम नहीं कह सकते, इंपॉर्टेंट तो और भी पॉइंट है। तो सबसे यहाँ पर फर्स्ट जो पॉइंट है दैट इज द इंडिविजुअलिटी। इंडिविजुअलिटी कहते हैं ना, हर एक आदमी की अपनी एक पहचान होती है, हर कोई अपने आप में यूनिक है। तो यहाँ पर हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या है? यूनिक है। हर एक की अपनी एक पहचान है, हर एक की अपनी एक परफेक्ट बॉडी शेप है। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को आप दो या उससे ज्यादा पार्ट्स के अंदर नहीं बांट सकते। देखिए एक ईंट है, आप एक ईंट के दो हिस्से करके भी उसको काम में ले सकते हैं, लेकिन क्या आप अपनी बॉडी के दो हिस्से करके उनसे वर्क परफॉर्म करवा सकते हो? कि आपका जो बेल्ट लाइन से ऊपर का हिस्सा है दैट इज टिल द पार्ट एब्डोमेन पार्ट, वहां तक का बॉडी पार्ट कुछ और काम कर रहा है, आपकी जो लेग्स है वो कहीं और चलकर जो है वो चली गई है। इज इट पॉसिबल? क्या ये पॉसिबल है? नो।
देखिए मैंने पहले ही आपको बताया कि हम बिल्कुल डीप में जानेंगे हर एक पॉइंट को। ऐसा नहीं है कि डिफरेंसेस आपके सामने लिख दिए गए हैं, पॉइंट्स आपके सामने लिख दिए गए हैं और बस आपके ऊपर वो थोप दिए गए हैं। नो, हम हर एक पॉइंट को बड़े डीप से जानेंगे। तो देखिए हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की क्या है, अपनी पहचान है। आप किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी को 2 या उससे ज्यादा हिस्सों के अंदर बांटकर उनसे काम नहीं करवा सकते। उसकी जो बॉडी है दैट इज यूनिक, वो यूनिक है। तो फर्स्ट पॉइंट हुआ हमारा इंडिविजुअलिटी, यानी कि हर एक ऑर्गेनिज्म अपने आप में इंडिविजुअल है। तभी तो हम कहते हैं कि हर किसी के अंदर जरूरी नहीं है कि सारे गुण मिले, किसी के अंदर कुछ है, किसी के अंदर कुछ है, हर एक है। अपने आप को किसी से कंपेयर करने की कोई जरूरत नहीं है। एवरीवन इज इंडिविजुअल, हर कोई क्या है, इंडिविजुअल है। सेकंड पॉइंट की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो सेकंड पॉइंट हमारा बनता है डेफिनेट शेप एंड साइज। डेफिनेट शेप एंड साइज। देखिए लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक डेफिनेट शेप और साइज होता है। कभी आपको ऐसा देखकर लगा है कि आपके सामने 2 पेड़ हैं और आप देखकर कंफ्यूज हो गए हो कि भाई ये जो आम का पेड़ है ये तो बिल्कुल जामुन के जैसा दिखाई दे रहा है, या जो जामुन का पेड़ है वो बिल्कुल आम के पेड़ जैसा दिखाई दे रहा है, या आपको पीपल और बरगद के बीच में डिफरेंस करना मुश्किल हो गया हो, आपको कैट और डॉग के बीच में डिफरेंस करना मुश्किल हो गया हो कि भाई ये कैट है या ये डॉग है। कभी होता है ऐसा, आपको सामने से एक डियर दिखाई दे रहा है, एक एलिफेंट दिखाई दे रहा है और एक लायन दिखाई दे रहा है। क्या आप कंफ्यूज हो जाते हो कि भाई ये लायन तो बिल्कुल एलिफेंट के जैसा ही है, मुझे तो लगता नहीं, हो सकता है ये लायन जो है वो एलिफेंट ही हो। क्या ऐसा कभी होता है? नो। क्यों? क्योंकि हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की एक डेफिनेट शेप और साइज होती है। देखिए यहाँ पर कहने का मतलब ये नहीं है कि जो ऑर्गेनिज्म, हर कोई ह्यूमन बीइंग का एक परफेक्ट वेट होगा, परफेक्ट बॉडी की शेप होगी। यहाँ पर बात ये नहीं है। यहाँ पर बात क्या है कि हर एक ऑर्गेनिज्म की पॉपुलेशन, जैसे कि ह्यूमन बीइंग है, ह्यूमन बीइंग का एक डेफिनेट शेप और साइज दिया गया है। हमारा एक एवरेज जो हाइट है वो दी गई है, एक एवरेज जो वेट है वो दिया गया है, सारी चीजें दी गई हैं। अगर मान लो कोई ह्यूमन बीइंग मोटा भी है, पतला भी है, तो भी आप उसको देखकर ये कंफ्यूज नहीं होने वाले कि ये ह्यूमन बीइंग है भी या नहीं। आप उसको देखकर जरूर बता दोगे कि दिस इज अ ह्यूमन बीइंग। ठीक है, तो इसलिए हर एक पॉपुलेशन की, हर एक इंडिविजुअल की क्या होती है, एक डेफिनेट शेप और साइज यहाँ पर होते हैं। ये कैरेक्टरिस्टिक है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। आप देखोगे कि घर का मॉडल किसी ने कैसा ही बना दिया है, किसी ने कैसा ही बना दिया है, किसी के घर की कोई डेफिनेट शेप और साइज नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिज्म की इंडिविजुअलिटी होगी, लिविंग ऑर्गेनिज्म की डेफिनेट शेप और साइज होगी। ये कैरेक्टरिस्टिक आपको नॉन लिविंग के अंदर देखने को नहीं मिलेंगे। ठीक है, इफ वी गो टू द थर्ड डिफरेंस, तो थर्ड हमारा यहाँ पर आता है ऑर्गेनाइजेशन। बिल्कुल लोअर क्लासेस से आपने पढ़ना शुरू किया था अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन, कि हमारी जो बॉडी है दैट इज ऑर्गेनाइज्ड। हमारी जो बॉडी है वो ऑर्गेनाइज्ड है। कैसे ऑर्गेनाइज्ड है? क्या आप बता सकते हैं कि आपकी बॉडी के अंदर क्या क्या चीजें मिली हुई हैं, किस तरीके से आपकी बॉडी बनी हुई है? बॉडी की ऑर्गेनाइजेशन बताइए अगर आपको बताना पड़ जाए। एक घर की ऑर्गेनाइजेशन बताइए। सबसे पहले नींव डाली गई थी, ईंट थी, ईंट से दीवार बनी है, दीवार से कमरे बने हैं, कमरे के अंदर पता नहीं क्या क्या स्ट्रक्चर बना दी गई है। बिल्कुल ऐसे ही हमारी बॉडी की अगर हम यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो देखिए सबसे पहले है सेल ऑर्गेनेलीज। सबसे पहले क्या है? सेल ऑर्गेनेलीज। डीप में चलेंगे, लेकिन सेल ऑर्गेनेलीज बनने से पहले भी क्या थे? सर्टेन मॉलिक्यूल्स। कुछ मॉलिक्यूल्स थे जिन्होंने इकट्ठे होकर क्या बनाई? सेल ऑर्गेनेलीज। सेल ऑर्गेनेलीज समझ पा रही हो ना? क्या क्या है हमारे सेल के अंदर? बताना कुछ के नाम। हमारे सेल के अंदर क्या है? न्यूक्लियस है। हमारे सेल के अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। हमारे सेल के अंदर राइबोसोम्स है। हमारे सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया है। हमारे सेल के अंदर गोल्गी एपरेटस है। ठीक है, तो हमारे सेल के अंदर बहुत सारी छोटी छोटी क्या है? ऑर्गेनेलीज है। ठीक है, तो सबसे पहले बहुत सारी सेल ऑर्गेनेलीज इकट्ठी होती हैं।
वो सेल ऑर्गेनेलिज इकट्ठी होकर क्या बनाती हैं? सेल बनाती हैं। वो सेल इकट्ठे होकर क्या बनाते हैं? टिश्यू बनाते हैं। टिश्यू इकट्ठे होकर क्या बनाते हैं? ऑर्गन बनाते हैं। और ऑर्गन इकट्ठे होकर क्या बनाते हैं? ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। और ऑर्गन सिस्टम जहां पर इकट्ठे हो जाते हैं उसी को हम बोलते हैं ऑर्गेनिज्म। उसी को हम क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिज्म। तो देखिए शुरुआत कहां से हुई? शुरुआत हुई थी मॉलिक्यूल से, कि कुछ मॉलिक्यूल्स वहां पर आए थे, मॉलिक्यूल्स ने मिलकर सेल ऑर्गेनेलिज बनाई, सेल ऑर्गेनेलिज ने सेल बनाए, सेल का ग्रुप कहलाया टिश्यू, टिश्यू से बने ऑर्गन, ऑर्गन से बना ऑर्गन सिस्टम, और यहाँ पर बन गई ऑर्गेनिज्म। ठीक है, देखिए हमारी बॉडी में एक ही तरीके के सेल नहीं है, वी आर हैविंग डाइवर्स फॉर्म ऑफ सेल्स। स्टमक के अंदर अलग तरीके के सेल हैं, लीवर के अंदर अलग हैं, इंटेस्टाइन के अंदर अलग हैं, ब्रेन में अलग हैं। एवरी बॉडी पार्ट इज हैविंग डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स। ठीक है, तो जब अलग अलग तरीके के सेल, बहुत सारे सेल इकट्ठे होकर एक टिश्यू बना लेते हैं, तो टिश्यू करता है, जैसे नर्वस टिश्यू है, एडिपोज टिश्यू है, एपिथेलियल टिश्यू है, तो यहाँ पर अलग अलग जो टिश्यू है वो क्या बनाते हैं? इकट्ठे होकर ऑर्गन बनाते हैं। ठीक है, और ऑर्गन बनाते हैं ऑर्गन सिस्टम। जैसे कि बात करें हम डाइजेस्टिव सिस्टम की, हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके अंदर कितने सारे ऑर्गन हैं? माउथ है, फूड पाइप है, स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड एनस एंड डिफरेंट पार्ट्स। ठीक है, तो जब बहुत सारे पार्ट्स इकट्ठे हो जाते हैं तो वो एक स्ट्रक्चर जो बनाते हैं उसको हम बोलते हैं ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो ऑर्गेनिज्म उसको इसीलिए बोला जाता है, द स्ट्रक्चर दैट इज हैविंग मल्टीपल ऑर्गन सिस्टम्स, दैट इज हैविंग ऑर्गेनिज्म, जिसके अंदर स्ट्रक्चर है। नाउ दैट इज एबल टू परफॉर्म सर्टेन फंक्शंस, जो कि अब कुछ फंक्शन परफॉर्म करता है, उसको हम बोलते हैं ऑर्गेनिज्म। होप आपको ऑर्गेनाइजेशन जो है वो क्लियर हो गई होगी कि हमारी बॉडी की नींव यहाँ पर डली थी और हमारी बॉडी बनकर यहाँ पर तैयार हो गई। ठीक है, उसके बीच में ये मल्टीपल स्ट्रक्चर्स हैं जो कि हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है, हमारी क्या, हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की। ठीक है, यहाँ पर जो है कुछ सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म के अंदर ये वाली जो चीजें हैं ये स्किप हो जाती हैं, क्योंकि कुछ बॉडी ऐसी होती है जिनके अंदर सिर्फ क्या होती है, ओनली द सेलुलर स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट, नो टिश्यू नो ऑर्गन, तो वो हमारे कुछ सिंपल ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके अंदर ये वाली स्ट्रक्चर नहीं पाई जाती। यहाँ पर आपको जो ऑर्गेनाइजेशन बताई गई है दैट इज ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म। ठीक है ना, सेलुलर लेवल के ऑर्गेनिज्म भी होते हैं, टिश्यू वाले ऑर्गेनिज्म भी होते हैं, और जिनके अंदर सिर्फ सेल पाए जाते हैं, जिनके अंदर सिर्फ टिश्यू पाए जाते हैं, और जिनके अंदर मल्टीपल ऑर्गन सिस्टम पाए जाते हैं। आगे जब हम पढ़ेंगे तो हमें पता लगेगा कि कौन सा ऑर्गेनिज्म सिंपल है और कौन सा ऑर्गेनिज्म कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, तो ये है हमारा बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। होपफुली आपको ये समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज ऑर्गेनाइजेशन। अब ऑर्गेनाइजेशन के बाद अगर हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं तो हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है दैट इज 4th पॉइंट, एंड द पॉइंट इज होम्योस्टेसिस। ठीक है, पॉइंट इज होम्योस्टेसिस। क्या होता है ये होम्योस्टेसिस? व्हाट इज दिस होम्योस्टेसिस? बहुत गर्मी है, स्वेटिंग हो रही है, पसीना आ रहा, बहुत ठंड है, शिवरिंग हो रही है, हम कांपने लग जाते हैं। क्या है ये, ऐसा क्यों होता है? कैमल कैन इजीली लिव इन डेजर्ट, पोलर बियर कैन इजीली लिव इन पोलर रीजन। क्यों है ये, क्यों है ये सब चीजें? बिकॉज वी कैन परफॉर्म होम्योस्टेसिस। देखिए क्या है होम्योस्टेसिस, क्या होता है? इट इज द फिनोमिनन बाय विच एन ऑर्गेनिज्म कैन चेंज इट्स बॉडी अकॉर्डिंग टू द एक्सटर्नल एनवायरमेंट। देखिए क्या होता है कि हम सब की बॉडी के अंदर, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म के अंदर, हम सब की बॉडी के अंदर एक सिस्टम है कि वी आर हैविंग अ परफेक्ट इंटरनल एनवायरमेंट। क्या आप बता सकते हैं आपकी बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर कितना है? हम सब का जो इंटरनल एनवायरमेंट है ना, कि हमारी बॉडी के अंदर कितना वाटर होना चाहिए, हमारी बॉडी के अंदर कितना टेम्परेचर होना चाहिए, ऑल दोज थिंग्स आर डेफिनेट।
ठीक है। तो हमारा जो इंटरनल एनवायरमेंट है, बॉडी के अंदर का जो एनवायरमेंट है, दैट इज फिक्स्ड, वो फिक्स है। अगर उससे ऊपर नीचे कंडीशंस होती हैं तो वो हमारे लिए खतरनाक है। फिर बॉडी उनसे बचने के लिए जो मैकेनिज्म परफॉर्म करती है, दैट इज होम्योस्टेसिस। उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं होम्योस्टेसिस। ठीक है। इट इज द एबिलिटी टू मेंटेन अ फेवरेबल internal environment, ability to maintain favorable internal environment, इसी को लिख दीजिए। ठीक है। ability to maintain favorable internal environment। बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर क्या है? नॉर्मली कह देते हैं 37 डिग्री सेल्सियस। इससे ऊपर हुआ तो भी खतरनाक, इससे नीचे हुआ तो भी खतरनाक। ठीक है। बॉडी के अंदर वाटर की कंडीशंस नॉर्मल होनी चाहिए। ज्यादा पानी पियोगे बॉडी जल्दी जल्दी यूरिन पास करेगी, कम पानी पियोगे बॉडी यूरिन पास करना कम कर देगी। वो क्या है? होम्योस्टेसिस। गर्मी के अंदर बाहर का टेम्परेचर आप देखते हैं 40 तक पहुंच जाता है, 40 अबव पहुंच जाता है। अगर बॉडी का टेम्परेचर अंदर से 40 हो जाए तो खत्म, मामला फिनिश। इसीलिए बॉडी क्या करती है? स्वेटिंग। बॉडी के अंदर से पसीना आना शुरू हो जाता है कि जो बॉडी है वो स्वेटिंग करती है, पसीना आता है, और पसीना आने से अंदर का जो एनवायरमेंट है वो नॉर्मल रहता है। ठंड में क्या होता है? टेम्परेचर चला जाता है 10-5, बॉडी को चाहिए 37। क्या करेगी बॉडी? शिवरिंग, कप कपाना शुरू करेगी। क्यों? क्योंकि बॉडी के अंदर वाइब्रेशंस होंगे एंड वाइब्रेशंस क्रिएट्स हीट। तो ये क्या है? होम्योस्टेसिस। किसके अंदर देखने को मिलती है? लिविंग के अंदर। क्या नॉन लिविंग के अंदर देखने को मिलेगी? नहीं मिलेगी। ठीक है। घर को सर्दी लगे, गर्मी लगे, कुछ भी हो जाए, इट डजंट मैटर। ठीक है। तो ये है। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप आता है, फिफ्थ, दैट इज द जेनेटिक मटीरियल। हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या पाया जाता है? जेनेटिक मटीरियल। आप सबको पता है कि जेनेटिक मटीरियल जो है वो 2 फॉर्म में होता है। इट कैन बी आरएनए, मेनली वायरस के अंदर एक्सेप्शनल, और सबसे इंपॉर्टेंट जो है दैट इज डीएनए, जो कि मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म के अंदर पाया जाता है। ठीक है। मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म के अंदर ये पाया जाता है डीएनए। आरएनए इज प्रेजेंट ओनली इन सम रेट्रोवायरसेस, केवल कुछ रेट्रोवायरसेस के अंदर ये देखने को मिलता है। नेक्स्ट, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो जनरेशन टू जनरेशन क्या दिखाते हैं? वेरिएशंस दिखाते हैं। बीज शोज वेरिएशंस। ठीक है। और उसी के साथ ही यहां पर ये एक और भी चीज दिखाते हैं। वेरिएशंस मतलब समझते हो ना आप? हम अपने पेरेंट्स से अलग हैं। कोई भी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है एक्सेप्ट द ऑर्गेनिजम्स दोज रिप्रोड्यूसेस बाय एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उनके अंदर वेरिएशन केवल यहां पर जो वेरिएशंस हैं उनके अंदर एनवायरमेंट के अलावा कहीं से भी हमें वेरिएशंस देखने को नहीं मिलती। ठीक है। तो जो यहाँ पर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करते हैं उनके अंदर हमें वेरिएशंस बहुत कम देखने को मिलती हैं, और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से रिप्रोड्यूस करते हैं उनके अंदर हमें वेरिएशंस बहुत ज्यादा देखने को मिलती हैं। अच्छा, कभी किसी ईंट पत्थर को लड़ते झगड़ते हुए देखा है? दैट इज स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। कभी किसी दीवार को खाने के लिए लड़ते झगड़ते हुए देखा हो? जिंदा रहने के लिए लड़ाई, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस कौन करेगा? ओनली एंड ओनली द लिविंग ऑर्गेनिज्म। सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म करेंगे स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। कोई भी नॉन लिविंग किसी के साथ कोई भी लड़ाई झगड़ा नहीं करता, नेवर। क्योंकि उसके अंदर क्या नहीं है? लाइफ नहीं है। जिसके अंदर लाइफ होगी वही लड़ाई झगड़ा करेगा, उसी को ज्यादा चिंता है। आपको ही ज्यादा फिक्र है कि आपको ज्यादा खाने का सामान मिला या आपके भाई बहन को, है ना? बच्चों को ये ज्यादा है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को ज्यादा है कि किसके पास ज्यादा प्रॉपर्टी है, किसके पास कम है। नॉन लिविंग को किसी से कोई मतलब नहीं है कि किसके पास क्या है, किसके पास क्या नहीं है। देखिए यहाँ पर हमने 7 डिफरेंसेस यहां तक डिस्कस किए हैं। सबसे पहला इंडिविजुअलिटी, डेफिनेट शेप एंड साइज, ऑर्गेनाइजेशन, होम्योस्टेसिस, जेनेटिक मटेरियल, वेरिएशन, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। अब तक जितनी भी बातें मैंने आपको बताई हैं
ऑल दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ओनली एंड ओनली द लिविंग ऑर्गेनिज्म। इनमें से कोई भी प्रॉपर्टी नॉन लिविंग के अंदर नहीं पाई जाती। ये सब लिविंग के अंदर ही हमें देखने को मिलती है। एक दो प्रॉपर्टी के बारे में और भी डिस्कस करते हैं। अडेप्टेशन मैंने आपको अभी बताई थी कि कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि अलग अलग जगह रहने के लिए अडेप्टेड होते हैं। जैसे कैमल जो है वो सिर्फ कहां पर रहता है, डेजर्ट के अंदर या प्लेन एरिया के अंदर। अडेप्टेशन लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर हमें अडेप्टेशन देखने को मिलती है, नॉन लिविंग के अंदर हमें अडेप्टेशन देखने को नहीं मिलती। ठीक है, अडेप्टेशन क्या है? किसी भी जगह रहने के लिए बॉडी के अंदर वैसे फीचर्स डेवलप हो जाना। जैसे पोलर बियर है, पोलर एरिया के अंदर रहता है, तो उसकी बॉडी के अंदर फैट की एक लेयर जमा हो जाती है जिसको हम बोलते हैं ब्लबर। ब्लबर दैट इज अ लेयर ऑफ फैट। फैट की लेयर होती है ब्लबर, तो वो उसको ठंड से बचाती है। तो इसीलिए पोलर बियर वहां पर रह सकता है। कैमल का साइज जो है वो टांगे लंबी होती है, साइज बड़ा है, तो वहां पर जो बॉडी के अंदर से हीट लॉस है वो ज्यादा होता है। ठीक है, अडेप्टेशन है। ठंडे एरिया के अंदर जो पोलर बियर्स पाए जाते हैं उनके पैर और जो कान होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं, उनको ठंड से बचाने के लिए। ये सारी चीजें क्या है? दीज आर अडेप्टेशन। अच्छा, अब इसके बाद जो नेक्स्ट है दैट इज इवोल्यूशन। इवोल्यूशन भी हमें सिर्फ किसके अंदर देखने को मिलता है? जनरेशन टू जनरेशन चेंजेस किसके अंदर आते हैं? ऑब्वियस है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जनरेशन टू जनरेशन चेंजेस आते हैं। नॉन लिविंग के अंदर कभी भी जनरेशन टू जनरेशन चेंजेस नहीं आते। ठीक है, इसके बाद अब चलते हैं नेक्स्ट फीचर की तरफ, दैट इज रिप्रोडक्शन। अब यहां पर आकर थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है, क्योंकि मैंने आपको बिल्कुल स्टार्टिंग में ही बताया कि रिप्रोडक्शन को हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर बोले या नहीं बोले, क्या करें हम? क्यों? क्योंकि जो रिप्रोडक्शन है, अब हम कहते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन परफॉर्म करते हैं, लेकिन अगर कोई स्टेराइल कपल है तो हम अपने आसपास बहुत सारे ऐसे कपल देखते हैं जो कि बच्चे पैदा नहीं कर सकते, तो क्या वो लिविंग नहीं है? बताइए, एक ईंट पत्थर कहीं पर पड़ा हुआ है, वो बच्चे पैदा नहीं करते कभी भी, लेकिन एक ह्यूमन बीइंग है, एक स्टेराइल कपल है, वो कभी भी बच्चे पैदा नहीं करता, क्या वो लिविंग नहीं है? आपने म्यूल सुना होगा, ठीक है, तो वो भी स्टेराइल है, क्या वो लिविंग नहीं है? तो बेटा इसीलिए ये कहा जाता है कि जो रिप्रोडक्शन है दैट इज नॉट द डेफिनेट कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। देखिए, रिप्रोडक्शन सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन हर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन परफॉर्म करे ये जरूरी नहीं है। इट्स नॉट कंपल्सरी दैट ईच एंड एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म विल परफॉर्म द रिप्रोडक्शन। ठीक है ना, ये जरूरी नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट आता है ग्रोथ। ये भी काफी कंफ्यूजन भरा है। हम कहते हैं कि ग्रोथ इज सीन ओनली एंड ओनली इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्या बात करते हो? डेजर्ट के अंदर एक रेत का टीला आज यहाँ है, कल उसके ऊपर और ज्यादा रेत आकर जमा हो गया, उसका साइज बढ़ गया। लैंडफिल होती है जहां पर कूड़ा करकट डाला जाता है, आज थोड़ा है, कल वहां पर पहाड़ बन गया है। टाइम के पासिंग के साथ साथ क्या वहां पर ग्रोथ नहीं हो रही? तो देखिए, ग्रोथ को हम कैसे कहते हैं? ग्रोथ होती है बेटा दो तरीके की, वन इज द इंटरनल एंड सेकेंड वन इज एक्सटर्नल। देखिए, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो ग्रोथ होती है वो पहले होती है इंटरनल। एक छोटा बच्चा है, साल दर साल उसका बॉडी साइज बढ़ता जा रहा है। बॉडी साइज क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि उसकी बॉडी के अंदर जो सेल्स का नंबर है दैट इज इंक्रीजिंग, सेल का नंबर इंक्रीज कर रहा है। तो जैसे जैसे बॉडी के अंदर सेल का नंबर इंक्रीज करेगा, पहले देखो अंदर से सेल बढ़ रहे हैं, तभी तो हमें बाहर से उसकी हाइट बढ़ती हुई पता लग रही है। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर पहले इंटरनल ग्रोथ होती है और फिर होती है एक्सटर्नल ग्रोथ। दोनों ग्रोथ हमें देखने को मिलती हैं। बट इफ वी टॉक अबाउट नॉन लिविंग, पे अटेंशन, इफ आई टॉक अबाउट नॉन लिविंग
तो नॉन लिविंग के अंदर हमें सिर्फ और सिर्फ कौन सी जो ग्रोथ है वो देखने को मिलती है, ओनली एंड ओनली द एक्सटर्नल ग्रोथ। उनके अंदर कभी भी इंटरनल ग्रोथ नहीं होती। ठीक है, तो लिविंग के अंदर इंटरनल प्लस एक्सटर्नल बोथ ग्रोथ, बट इन लिविंग और नॉन लिविंग ओनली एंड ओनली द एक्सटर्नल ग्रोथ। ठीक है, ये बातें आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है। इसके बाद यहाँ पर इसके लिए जो है वो एक वर्ड भी यहाँ पर दिया जाता है कि जो हमारी इंटरनल ग्रोथ होती है उसको एक वर्ड यहाँ पर देते हैं, इंटरससेप्शन। इंटरनल ग्रोथ के लिए एक वर्ड यूज किया जाता है, कंपटीशन के लिए है ये इंटरससेप्शन। दिस वर्ड इज यूज फॉर इंटरनल ग्रोथ। इंटरससेप्शन, इट इज इंटरनल ग्रोथ, एंड एक्रीशन, इट इज एक्सटर्नल ग्रोथ। एक्रीशन, इट इज एक्सटर्नल ग्रोथ। तो बताइए लिविंग के अंदर आपको कौन सी देखने को मिलती है, दोनों, और नॉन लिविंग के अंदर सिर्फ आपको एक्सटर्नल जो ग्रोथ है वो देखने को मिलेगी। इसके बाद दो छोटी छोटी बातें, डेथ हमेशा किसकी होगी, जिसके अंदर क्या है, लाइफ है। ठीक है, जिसके अंदर लाइफ है उसी की तो डेथ होगी। तो लाइफ किसके अंदर है, लिविंग के अंदर, इसीलिए डेथ भी किसकी होगी, यहाँ पर लिविंग की। और नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर लाइफ साइकिल। ठीक है, लाइफ साइकिल यानी कि अब इन्हें क्या है कि हम सबकी, हर एक ऑर्गेनिज्म की एक लाइफ साइकिल है। पहले बर्थ होता है, बर्थ के बाद चाइल्डहुड बचपन आता है, फिर मैच्योरिटी आती है, फिर बुढ़ापा आता है, फिर क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। तो हमारी एक लाइफ की साइकिल है। क्या नॉन लिविंग की लाइफ साइकिल होती है, नहीं होती। ठीक है, तो ये सब क्या है, दीज आर सर्टेन डिफरेंसेस बिटवीन द लिविंग एंड द नॉन लिविंग। ये कुछ डिफरेंसेस जो है वो आपके सामने यहाँ पर लिविंग और नॉन लिविंग के लिए हैं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट जो डिफरेंस है, अब तक हम 14 डिफरेंसेस कर चुके हैं। आई होप कि इतने डिफरेंसेस आपने कभी नहीं पढ़े होंगे। 14 डिफरेंसेस अब तक हो चुके हैं और अभी कुछ और भी बाकी हैं। आज की क्लास डिफरेंसेस के नाम। ठीक है, नेक्स्ट जो डिफरेंस है 15 हो चुके थे, 16 दैट इज द मूवमेंट। किसके अंदर देखने को मिलता है, लिविंग के अंदर या नॉन लिविंग के अंदर? अब कहोगे दोनों के अंदर, नहीं। जो नॉन लिविंग है वो केवल किसी के इन्फ्लुएंस में मूव करते हैं, लेकिन जो लिविंग है वो अपने आप मूव कर सकते हैं। दो तरीके के मूवमेंट होते हैं, एक तो होते हैं जस्ट द मूवमेंट ऑफ बॉडी पार्ट्स, यानी कि जिसको हम मूवमेंट कहते हैं, और एक होता है लोकोमोशन। लोकोमोशन का मतलब होता है एक जगह से घूमना फिरना। बहुत सारे बच्चे तो इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द मूवमेंट एंड लोकोमोशन। देखिए मैं आपके सामने खड़ी हूं, आई एम मूविंग माई हैंड्स, दिस इज मूवमेंट। अगर मैं यहां से 4 कदम चलती हूं, दैट इज द लोकोमोशन। जब आप एक ही जगह पर अपने बॉडी पार्ट्स को हिला रहे हैं, पेड़ के पत्ते पेड़ के ऊपर ही हिल रहे हैं, मूवमेंट। ठीक है, लेकिन जब हम टाइम के साथ डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं और हमारी पूरी बॉडी वहां पर जाती है, तो वो कहलाता है लोकोमोशन, जिसको हम बोलते हैं बॉडीली मूवमेंट। तो ये भी किसका फीचर है, दैट इज द फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। उसके बाद है कोऑर्डिनेशन। देखिए हमारी बॉडी के अंदर बड़ा कोऑर्डिनेशन है। कल को हमारे लंग्स जो हैं वो अकड़ जाएं कि हम ऑक्सीजन किसी को नहीं देंगे भाई, देन व्हाट विल हैपन, मारेगा ही बॉडी पार्ट्स। हार्ट अकड़ जाए, मैं किसी को ब्लड नहीं दूंगा भाई, लाइफ खत्म। तो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर जो पार्ट्स होते हैं, दे वर्क इन कोऑर्डिनेशन, आपस में मिलकर काम करते हैं। इसके बाद लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर होता है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म यानी कि उसकी बॉडी के अंदर चीजों का बनना बिगड़ना लगा रहता है। उसकी बॉडी के अंदर 2 तरीके की केमिकल रिएक्शन होती है। मेटाबॉलिज्म 2 तरीके का, वन इज एनाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म मीन्स सिंथेसिस, जहां पर नई चीजें बनती हैं बॉडी के अंदर, उसको बोलते हैं एनाबॉलिज्म। और सेकंड मेटाबॉलिज्म का टाइप है कैटाबॉलिज्म, जहां पर डिस्ट्रक्शन होता है, चीजें टूटती हैं। यू कैन से कि जो फोटोसिंथेसिस है
वहां पर चीजें बनती हैं, फॉर्मेशन होती है, ठीक है। जो डाइजेशन है वहां पर चीजें टूट रही हैं, कैटाबॉलिज्म, ठीक है। तो ये यहाँ पर दो तरीके का मेटाबॉलिज्म है जो कि केवल और केवल लिविंग के अंदर देखने को मिलता है। नेक्स्ट जो डिफरेंस है दैट इज द, अब देखिए मेटाबॉलिज्म है, एनर्जी की जरूरत केवल किसको होगी, इसी के साथ एनर्जी भी, और एक्सक्रीशन किसके अंदर होगा, एक्सक्रीशन भी किसके अंदर होगा, लिविंग के अंदर होगा। अब देखिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर है, दैट इज द सेल्फ कॉन्शियसनेस। सेल्फ कॉन्शियसनेस जो है, समझदारी, सेल्फ कॉन्शियसनेस, समझदारी देखने को मिलती है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर। और सबसे ज्यादा किसके अंदर देखने को मिलती है, किसके अंदर, हमारे अंदर, ह्यूमन बींग्स के अंदर। किसी भी नॉन लिविंग के अंदर, कंप्यूटर है आपका काफी समझदार है, बट दैट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आपने ही उसको समझदार बनाया है। रोबोट है काफी समझदार है, लेकिन बनाया किसने है, आदमी ने, ठीक है। तभी तो कहते हैं ना नथिंग इज इम्पॉसिबल, आपके चारों तरफ जो है वो आदमी का ही बनाया हुआ है। यहाँ पर देखो नेचर ने बनाया, नो डाउट, आई एम टॉकिंग अबाउट द टेक्नोलॉजी। आपके लैपटॉप्स हैं, आपके जो है मोबाइल फोन्स हैं, उनके अंदर जो कुछ है वो आदमी का ही बनाया हुआ है। नेचर से तो कोई नहीं जीत सकता, नेवर। सेल्फ कॉन्शियसनेस दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। इसी के साथ और भी एक दो छोटे मोटे डिफरेंसेस हैं। चोट लग जाती है, सेल्फ हीलिंग की प्रॉपर्टी किसके अंदर है, वो भी किसके अंदर है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर है। हीलिंग एंड रीजनरेशन, छिपकली की पूंछ कट जाती है, दोबारा से आ जाती है। अगर हमारे हाथ पैर कट जाए तो क्या दोबारा आएंगे, नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो रीजनरेशन, ऑर्गेनिज्म तो ऑर्गेनिज्म वेरी करती है कि कौन कितना रीजनरेट कर सकता है। तो यहां तक हमने पढ़े हैं टोटल 22 डिफरेंसेस इन बिटवीन द लिविंग एंड द नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। आई होप कि इससे ज्यादा डिफरेंसेस आपने कहीं पर नहीं पढ़े होंगे। ये आपने पढ़े हैं ऑन द प्लेटफॉर्म देव राइट वे एजुकेशन बाय मनीषा मैम, ठीक है। तो बायोलॉजी की क्लास आज की हम यहीं पर ओवर करते हैं। टॉपिक हमने किया है डिफरेंसेस बिटवीन द लिविंग एंड नॉन लिविंग। यहाँ पर हमने कैरेक्टरिस्टिक जाने हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के। जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट विल बी विद द डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। अगले टॉपिक में मैं आपको पढ़ाऊंगी अबाउट द नोमेनक्लेचर, कि किस तरीके से जो है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड किया गया है, ठीक है। इसी तरीके के टॉपिक यहाँ पर आपको इस प्लेटफॉर्म पर मेरे साथ मिलेंगे। सो ज्वाइन द